चलें बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। द टॉपिक विल बी डीएनए एनालिसिस, जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, जिसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम दे देते हैं। ये बेटा एक प्रोसेस है। It's a process by which DNA is analyzed. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए को बकायदा एनालाइज किया जाता है एंड whole genome of organism can be analyzed, जिसमें आप पूरे का पूरा जो जीनोम है ऑर्गेनिज्म का, वो आप बेटा एनालाइज कर सकें। जब बेटा आप कहते हैं कि पूरे का पूरा जीनोम आप जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म, छोटी बात नहीं होती, और पूरे का पूरा जीनोम एक बल्क अमाउंट के अंदर उसको बेटा सीक्वेंस कर देना, जी भी छोटी बात है। बल्कि इसमें आप करते क्या है, सबसे पहले बेसिक मैकेनिज्म, मतलब आप करते क्या है, सबसे पहले RFLP, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जीनोम is treated with restriction enzymes. Restriction enzymes किसे ट्रीट करते हैं, that chop up the genome into specialized restriction fragment length polymorphism, जिसमें आप जब भी जीनोम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं, the genome is chopped into specialized restriction fragments length polymorphism. बेटा एक restriction segment length polymorphism में ये उसको different fragment length में, यानी different length के जो fragments होते हैं या strands होते हैं, उसमें डीएनए को ब्रेक करता है। Here, number one. Number two, these fragments are run or separate in gel electrophoresis। एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसके जरिए बेटा हम उसको सेपरेट करते हैं। अच्छा, तो फिर इस प्रोड्यूस डिफरेंट बैंड, ये बेटा डिफरेंट बैंड प्रोड्यूस करता है। appear as severe
एक्सरे के तौर पे ये डिफरेंट बैंड्स को प्रोड्यूस करता है। फिर हम नंबर 4 क्या करते हैं, द यूज ऑफ प्रोब। हम बेटा प्रोब का इस्तेमाल करते हैं किस लिए, और जेनेटिक मार्कर और जेनेटिक मार्कर टू प्रोड्यूस distinct pattern। ये बेटा 5 तरीके हैं, ये 4 तरीके हैं, सॉरी 4 बेसिक मैकेनिज्म पॉइंट हैं जो कि बेसिक मैकेनिज्म के में आते हैं जिसमें हम डीएनए को एनालिसिस करते हैं। मैं बेटा आपके सामने रिपीट करता हूँ, बात को गौर से सुनिएगा। सबसे पहले हम किसी जीनोम को रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें करते क्या हैं, जीनोम इज स्टेटेड बाय a particular restriction enzyme that chop up the cells of the DNA into different fragments, different length of the fragments DNA, हम उसको कहते हैं restriction fragment length polymorphism। ये जो fragments होते हैं इनको हम सेपरेट करते हैं by a process known as gel electrophoresis। ये PCR की तरह एक टेक्निक है। इसमें क्या होगा बेटा, हम डिफरेंट बैंड्स प्रोड्यूस करते हैं एज स्मेरा। फिर वो जो बैंड्स होते हैं हम उनको प्रोब यानी जेनेटिक मार्कर का इस्तेमाल करते हुए उनकी प्रोबिंग करते हैं ताकि एक डिस्टिंक्ट पैटर्न बनाया जा सके। और जब ये डिस्टिंक्ट पैटर्न बनेगा इट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन पैटर्न कैन बी रिकॉर्डेड ऑन एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म के ऊपर हम उसको रिकॉर्ड कर सकें ऑन एक्सरे फिल्म। फिर हम उसका एक्सरे फिल्म के ऊपर उसको रिकॉर्ड करते हैं। हम बेटा कहते हैं कि हम इसकी जो है वो पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, पूरे का पूरा जो जीनोम है, हम उसकी सीक्वेंसेस का है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम ये डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लीव हमने डीएनए को आइसोलेट किया, एक होल डीएनए है। आइसोलेट करने के बाद हम RFLPs हैं जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं। हमने इन RFLPs को we load over the silica gel plate of an electrophoresis। इसके अंदर बेटा क्या हुआ, हमने इसको रन किया। जब आप इसको रन करेंगे यहाँ पे डिफरेंट बैंड्स बने, बैंड्स बन गए। हम इसको क्या करते हैं, ये है हम कहते हैं हम चले करते हैं। फिर बेटा हम क्या करेंगे, फिर हम इसको शिफ्ट करते हैं। ये आपके सामने
चले ब्रेक है तो हमने इसको कर लिया, फिर हम इसके ऊपर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मेरी एंट्री पे लेकर आओ नीचे। वो बेटा मैंने हैंड्री नहीं लगाई, अभी मैं हैंड्री लगवाता हूँ बेटे से, मैं लगवा लेता हूँ, आवाज ठीक हो जाएगी। अच्छा, हम कहते हैं बेटा सदरन ब्लॉटिंग करते हैं। ब्लॉटिंग का मतलब होता है कि हम ये जो हमारे पास प्रिंटिंग आई है, जो सेपरेशन आई है, हम इसको एक शीट के ऊपर अलग करते हैं, और वो जो जितनी भी इसके अंदर जो सेपरेशन की है वो सारी की सारी इसके ऊपर आ जाएगी। हम इसको कहते हैं सदरन ब्लॉटिंग। हम इसको सदरन ब्लॉटिंग का नाम देते हैं। सदरन ब्लॉटिंग होता है, हम क्या करते हैं बेटा, ये जो ब्लॉटिंग आई है ये वाली ऊपर जिसको डॉटेड किया है, ये डॉटेड, इस डॉटिंग को जो सदरन ब्लॉट हमने शिफ्ट किया है, हम इसके ऊपर ये जो बैंडिंग हुई है ये सदरन ब्लॉट के ऊपर आ गई, हमने इसके ऊपर रेडियो एक्टिव मटेरियल इसके ऊपर पोर किया ताकि ये रेडियो एक्टिवली एक्सपोज हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक बहुत बड़ी सी एक हमारे पास एक्सरे शीट है, हम उस एक्सरे शीट को इसके ऊपर आपको बेटा पता है, क्योंकि ये जो एक्सरे शीट होती है, ये जो एक्सरे शीट होती है, इसको मैं लेबल करता हूं एक्सरे शीट। ये जो एक्सरे शीट होती है, बाद में इसको फिर से मैं एक दफा इसको रिपीट करता हूँ, अगर देखिएगा बेटा, हमने एक लीफ से डीएनए को आइसोलेट किया, यानी डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, हमने रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के तहत हमने इसको जो डीएनए सेपरेट किया उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया, उनकी डिफरेंट लेंथ आ गई। डिफरेंट लेंथ को बेटा हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन किया, प्लेट जो जेल जिसको हम जेल प्लेट का नाम देते हैं, जेल प्लेट के ऊपर हमने इसको फ्रेगमेंट्स को रन किया, बड़े आराम से हमारे पास बैंड्स आ गए। उस बैंड को हमने सदरन ब्लॉटिंग के जरिए मेम्ब्रेन के ऊपर शिफ्ट किया। मेम्ब्रेन के ऊपर शिफ्ट करने के बाद हम बेटा रेडियो एक्टिव मटेरियल उसके ऊपर पोर करते हैं ताकि उन डीएनए बैंड्स के ऊपर रेडियो एक्टिव पोरिंग हो सके। हम इस रेडियो एक्टिव पोरिंग के ऊपर एक्सरे फिल्म रखते हैं, क्योंकि आपको पता है जो एक्सरे फिल्म होती है इट इज वेरी मच सेंसिटिव टू द रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये जो एक्सरे फिल्म होगी इसके ऊपर जब रेडियो एक्टिव मटेरियल की स्पॉटिंग आ जाती है तो फिर बेटा आप बड़े आराम से इसको एनालिसिस करते हैं, और आप कहते हैं कि ये जो एनालिसिस होगा दैट विल बी अ टिपिकल डीएनए एनालिसिस बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। हम इसको बेटा कहते हैं कि हम डीएनए को एनालाइज कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के जरिए, जिसमें बेसिक मैकेनिज्म मैंने आपके सामने ये 5 स्टेप लिखे हैं, और इन 5 स्टेप को मैंने जो डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करके रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के तहत हमने इसके डिफरेंट बैंड्स लिए, उन बैंड्स को हमने सेपरेट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल एगर प्लेट, हमने इसको जेल प्लेट की जब सेपरेट किया, हम ये जो प्लेट बनी है इसके ऊपर डीएनए फ्रेगमेंट जल्दी से डिटीरियोरेट होते हैं, हम फौरन इसको सदरन ब्लॉटिंग के तहत एक मेम्ब्रेन के ऊपर शिफ्ट करेंगे। मेम्ब्रेन को हम बेटा क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव मटेरियल से रिंस करेंगे। रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या करेगा, इस एक्सरे फिल्म के ऊपर सपोर्टिंग देगा। बैंडिंग जो आपकी थोड़ी देर के लिए बनती है बाद में वो खत्म हो जाती है, वो इस एक्सरे फिल्म के ऊपर परमानेंट आ जाती है, और उस परमानेंट बैंडिंग को हम एनालाइज करके
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यानी डीएनए एनालिसिस का काम करते हैं, हम इसको कहते हैं बेटा ये डीएनए एनालिसिस है, या जिसको आप कहते हैं ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, या जिसको आप कहते हैं ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अच्छा, इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उत्तर में हाजिर अभी तक, नहीं तो मुझे बताएं, हम जल्दी से आगे चलें। जल्दी से। Is there any question? चलिए जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको अभी अच्छा, मैं इसको रेज करता हूं ताकि हम फिर आगे बढ़ें। चलिए ऐसे ही है, थोड़ा सा ही है। चलिए जी, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए एनालिसिस? डीएनए एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले नंबर 1, जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, उसमें हम क्या कर सकते हैं? इट कैन रिजॉल्व डिस्प्यूटेड पैटर्निटी, जो डिफरेंट पैटर्निटी इश्यूज होते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स में कहते हैं कि ये हमारा लड़का था, हमें लड़की दे दी गई, तो ये हमारा जो बेबी था वो मेल बेबी था, हमें फीमेल बेबी दे दिया गया, या फीमेल बेबी थी, हमें मेल बेबी दे दिया गया। कुछ इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, इट कैन बी रिजॉल्व्ड बाय दिस डीएनए एनालिसिस। अच्छा, नंबर 2, important to resolve crime issues। जितने भी क्राइम इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मुझे ठंडा पानी देना यार सुबह में। नंबर 3, डायग्नोज डिजीजेस। हम डिफरेंट डिजीजेस को डायग्नोज करते हैं, लाइक पीसीआर से हम हेपेटाइटिस, कैंसर,
and different genetic disorders हम स्टडी करते हैं, मतलब ये इसकी इम्पोर्टेंस है। हम क्राइम्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्राइम को रिजॉल्व करने के लिए हम इम्पोर्टेंस ऑफ रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ पेटर्निटी, जो पेटर्निटीज के इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं, और हम फिर डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए, जिसमें हेपेटाइटिस, कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर, कोविड-19, वो भी इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत हम इसको रिजॉल्व करते हैं। चलो बेटा, ये तो इम्पोर्टेंस था। फौरन से हम आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो बात है बेटा, वो हमारा जो नेक्स्ट लर्निंग क्वेश्चन है या लर्निंग पॉइंट है, दैट इज हेपेटाइटिस जीन थेरापी। बेटा, जब हेपेटाइटिस के ना 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होता है पीसीआर। जो पीसीआर होता है उसमें बिल्कुल सेम प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जिसमें जो वायरस होता है वो डायग्नोज किया जाता है कि इस बंदे को हेपेटाइटिस है या नहीं। जो स्क्रीनिंग होता है वो तो अपेरेंट टेस्ट होता है ना, लेकिन जो हेपेटाइटिस के लिए ओरिजिनल टेस्ट है, दैट इज पीसीआर। व्हाट इज जीन थेरापी? अच्छा, जीन थेरापी है क्या? इट्स अ प्रोसेस टू चेंज faulty gene with healthy gene। जब हम फॉल्टी जीन को रिप्लेस कर देते हैं विद हेल्दी जीन, हम इसको कहते हैं इट इज अ जीन थेरापी। इसको हम जीन थेरापी का नाम देते हैं। अच्छा, मोस्टली इसके 2 प्रोसेस होते हैं मेरा बेटा, आपने पढ़ा हुआ है एक्स वीवो एंड इन वीवो। बेटा, ये जो इन वीवो एंड एक्स वीवो जीन थेरापी होती है, डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले हम इस टेक्निक को समझ लेते हैं। ये क्या है? आउटसाइड the organ, genes are inserted। इसमें क्या है? inside organ, genes are inserted into organs। ऑर्गन्स के अंदर ही डायरेक्टली जीन को दाखिल कर देना, हम इसको इन वीवो जीन थेरापी कहते हैं। और आउटसाइड द ऑर्गन, जब ऑर्गन्स के हम बाहर लेकर उसके अंदर जीन को इंसर्ट करें, फिर दोबारा से उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करें, हम उसको या ग्राफ्ट करें, हम उसको कहते हैं इट इज एक्स वीवो जीन थेरापी। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक एग्जांपल्स कोड करूंगा। जीन थेरापी फॉर
gene therapy for SCID जिसको हम कहते हैं severe combined immunodeficiency syndrome। एक ये एक्स वीवो की एग्जांपल है, एक है फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। एक बेटा ये एक्स वीवो की एग्जांपल है। एग्जांपल हम इन विवो की करेंगे, लेकिन पहले मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। इन severe combined immunodeficiency syndrome, there is a lack of enzyme that is known as ADA, lack of ADA, जिसे हम कहते हैं adenosine deaminase। ये एक एंजाइम होता है बेटा, जो कि लैक ऑफ AADA यानी एडिनोसिन डीएमिनेज दैट मैच्योर्स द T and B लिम्फोसाइट, जो T और B लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है। सबसे मेजर पॉइंट यही है। एडिनोसिन डीएमिनेज का काम होता है कि वो T और B लिम्फोसाइट को मैच्योर करना। अब ADA ही नहीं है तो इसका मतलब है T एंड B लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे। अच्छा, जब ये मैच्योर नहीं होंगे तो फिर जो ये जो इम्यूनो डेफिशिएंसी है, यानी जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिशिएंट हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाएगा तो हम बेटा इसको कहते हैं ये SCID है। ये क्या है? SCID। अब हम इसमें करते क्या हैं? हम इसमें persons are infected with retroviruses। रेट्रोवायरसेस से उन पर्सन्स को बकायदा तौर पर इफेक्ट करवाया जाता है जिनके पास क्या होता है? that have genes for ADA के जिनके पास जीन्स होते हैं। जैसे ही वो उस पर्सन के अंदर जाते हैं वो ADA यानी एडिनोसिन डीएमिनेज इज प्रोड्यूसिंग, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। जैसे वो प्रोड्यूस शुरू हो जाता है, वो जो बंदा है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। मैं फिर बेटा रिपीट कर रहा हूँ, जीन थेरापी इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज या रिप्लेस अ फॉल्टी जीन विद अ हेल्दी जीन। द प्रोसेस इज नोन एज जीन थेरापी। एक्स विवो outside the body यानी outside the organ but inside a particular lab। इन विवो का मतलब होता है inside a particular organ, inside a particular lab। अब एक्स विवो की दो एग्जांपल मैंने आपको बताई। एक SCID जिसको हम सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का नाम देते हैं। ये बेटा होता क्या है? इसमें इस सिंड्रोम के अंदर वो पर्सन है, द पेशेंट, द लैक ऑफ ADA जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है वो नहीं बनता। ये एंजाइम करता क्या है? इट मैच्योर्स द T and B लिम्फोसाइट। लेकिन बेटा होता क्या है?
जब ये टी एंड बी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं होते तो उसके बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है पेशेंट का वो आस्ता आस्ता डेफिशिएंट हो जाता है। हम कहते हैं जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम वो गया। अब इसका इलाज क्या है? हम क्या करेंगे? हम एडीए यानी ये जो जीन है इस एडीए का जो जीन है यानी एंजाइम प्रोटीन मैसेंजर आरएनए एक पर्टिकुलर जीन, हम इसके जीन को रिट्रोवायरसेस के जरिए इन्फेक्ट करवाते हैं उस पर्सन को। जब एडीए वो जीन जो है जीन ऑफ एडीए जब वो अपना काम शुरू कर देता है तो एडीए बढ़ना शुरू हो जाता है जिससे उस पर्सन के जो टी एंड बी लिम्फोसाइट मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और उसका इम्यून सिस्टम इंप्रूव कर जाता है। हम कहते हैं हमने एक्स वीवो जीन थेरेपी के जरिए उस बंदे का सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम दूर कर दिया। अच्छा, अब हम जब बेटा बात करते हैं अनदर एग्जांपल ऑफ सर ये अनदर एग्जांपल जी, ये एक्स वीवो की एग्जांपल मैं भी आपको करवा रहा हूँ। इट्स एन एग्जांपल ऑफ एक्स वीवो। सर जी एक्स वीवो को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। एक्स वीवो का मतलब होता है बेटा करवाते हैं विद रिट्रोवायरसेस। मतलब हम जीन थेरेपी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, हम आउटसाइड पूरे के पूरे ऑर्गन को, मतलब एक होता है इन विवो का मतलब होता है पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर हम जीन को इंसर्ट कर रहे हैं। अब एक्स विवो का मतलब होता है कि हम आउटसाइड इसको जीन है हम उसको पर्सन को रिट्रोवायरसेस के जरिए इन्फेक्ट करवा के हम जो जीन है जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जीन ऑफ एडीए हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम उसको कहते हैं बेटा ये एक्स वीवो जीन थेरेपी है। अच्छा, इसकी एक दूसरी भी एग्जांपल है और वो है बेटा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अच्छा, अब जरा देखिएगा ये हाइपर या इसको हम कहते होते हैं फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अब जरा देखिएगा है क्या इसमें? इस डिजीज में है क्या? लैक ऑफ रिसेप्टर्स फॉर कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल कहां पे? इन लीवर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल को बकायदा तौर पे तोड़ने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आपको पता है जो हमारा लीवर होता है वो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में भी इस्तेमाल होता है और वो हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको एक लेवल तक मेंटेन रखने में हेल्प करता है। लेकिन फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपर का मतलब होता है लेवल, इसमें क्या है? वो जो पर्सन होगा उसके अंदर जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसका जो लीवर है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिक के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो नहीं होंगे। अब ये है क्या? हम क्या करेंगे? लीवर एक्सरसाइज करेंगे, स्मॉलर पार्ट ऑफ लीवर is infected with retroviruses। रिट्रोवायरसेस के जरिए हम इन्फेक्ट करेंगे। कौन से रिट्रोवायरसेस? दैट कंटेन जीन्स फॉर रिसेप्टर, जो उन रिसेप्टर्स के लिए जिनके पास जीन्स होंगे। फिर हम क्या करेंगे? जरा देखिएगा ये जो स्मॉलर पार्ट ऑफ लीवर आपने एक्सरसाइज किया, smaller part is again grafted into liver। लीवर के अंदर उसको ग्राफ्ट किया। The smaller part is again grafted into the liver। जो आपने पहले एक्सरसाइज किया उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के आपने रिट्रोवायरसेस के जरिए उसको इन्फेक्ट करवाया। जीन फॉर रिसेप्टर्स उस लीवर का जो एक्सरसाइज पार्ट है उसके अंदर चले गए। आपने वो जो स्मॉलर पार्ट एक्सरसाइज किया था उसको दोबारा से ग्राफ्ट कर लीवर के साथ। द रिसेप्टर यानी वो जो प्रोटीन है इज मेड। जैसे ही वो उसके अंदर जाएगा, जो जीन इंटरेस्ट उसके अंदर जाएगा, लीवर अपना काम शुरू कर देगा। द पर्सन इज हेल्दी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो लिवर होता है इट फेल्स टू मेटाबोलाइज अ पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड लेवल हाई हो जाता है, मतलब इसके पास वो रिसेप्टर नहीं होते जो कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज कर सके और वो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ब्लड के अंदर वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं इट इज फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। अब इसमें हम कहते क्या हैं, हम ये कहते हैं कि वो जो रिसेप्टर के जीन्स हैं वो हम लीवर के अंदर डालते हैं। अब कैसे डालते हैं जरा देखिएगा। हम क्या करते हैं, लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा काट उसको बॉडी से बाहर लेकर आते हैं, बॉडी से बाहर लाके हम रिट्रोवायरसिस से इन्फेक्ट करवाते हैं, वो रिट्रोवायरसिस जिनके पास जीन्स और रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अब जब वो इन्फेक्ट हो जाते हैं यानी वो जीन ऑफ इंटरेस्ट उस एक्साइज लीवर पार्ट के अंदर चला जाता है, हम दोबारा से उसको उठाते हैं और जहां से हमने उसको एक्सरसाइज किया था वहां पे हम उसको रीग्राफ्ट कर देते हैं। हम कहते हैं कि जैसे ही वो रिसेप्टर वो जीन ने आपको एक्टिवेट करेगा वो रिसेप्टर प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगी और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो आस्ता 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 डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमने जीन इंट्रोड्यूस करवाया आउटसाइड द बॉडी। हम इसको भी कहेंगे ये एक्स वीवो जीन थेरेपी है। तो क्वेश्चन बेटा इन दोनों में, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो ऑप्शन है जी इस वाले एग्जांपल में तो हम जीन को ऑर्गन के पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर डाल रहे हैं, तो ये इन विवो नहीं होगी। नहीं, तो ये आपने मेरी बात गौर से आपने मेरी बात सुनी नहीं बेटा। मैंने आपसे कहा द लीवर इज एक्साइज्ड, लीवर को काट के उसके छोटे टुकड़े को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालने के बाद उस छोटे टुकड़े के ऊपर वायरसेस का इन्फेक्ट करवाते हैं। अब चूंकि आपने टुकड़े को बाहर निकाला, उसके ऊपर आपने रेट्रोवायरसिस का इन्फेक्ट करवाया, अब आपने जीन को इंट्रोड्यूस किया आउटसाइड द बॉडी। आप जीन को रिप्लेस कर रहे हैं बट आउटसाइड द बॉडी कर रहे हैं, बॉडी के अंदर नहीं है, डायरेक्ट बॉडी के अंदर नहीं है, आउटसाइड द बॉडी आपने जीन को रिप्लेस किया। हम इसको कहते हैं एक्स विवो जीन थेरेपी। कि आपने जीन को रिप्लेस किया बट आउटसाइड द बॉडी, नॉट डायरेक्टली इनसाइड द बॉडी। ठीक हो गया जी। अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा? जी अब हम एग्जांपल करते हैं इन वीवो की। सर रिट्रोवायरस एचआईवी नहीं है। जी हम रिट्रोवायरस को एचआईवी नहीं कहते। तो ये बर्थडे कब आती है? आपकी आवाज बहुत कम आती है बेटा, आपकी आवाज बहुत कम है, माइक करीब करके बोले। और उसकी हम रिट्रोवायरस को एचआईवी नहीं कहते। माइक ही बड़ा दूर करके आप बोल रही हैं, समझ नहीं लग रही। चले जब माइक करके बोलेंगे तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन होगा हम उसको एड्रेस भी करेंगे। इन विवो में सबसे पहले सिस्टिक फिब्रोसिस, सिस्टिक फिब्रोसिस है क्या? लैक ऑफ ट्रांस membrane of chloride, transmembrane of chloride नहीं बनता। एज ए रिजल्ट होता क्या है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्व्यूलर लेवल नहीं होता। फिर रिपीट करते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस ये बेटा एक ऐसी डिजीज होती है जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है और इसमें बकायदा तौर पर जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके अंदर जो क्लोराइड आयन है वो जब मूव करता है तो जो गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं, लेकिन इसमें जो ट्रांस मेम्ब्रेन यानी जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लोराइड आयन वो प्रोटीन मिस होती है। अब इसमें क्या है
इसमें क्या है, हम करते क्या हैं, lipoproteins vesicles containing genes for carrier near nostrils of person. लिपोप्रोटीन वेसिकल्स कंटेनिंग जीन्स, अगर देखिएगा बात को गौर से सुनना बेटा आपने, हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब होगी, इसमें जीन ऑफ कैरियर होंगे, जीन ऑफ कैरियर्स के अंदर जैसे ही हम लिपोप्रोटीन का सोल्यूशन डालेंगे, ये वेसिकल्स, ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया है, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को साउंड कर लेते हैं। अच्छा, अब यही जो वेसिकल्स होते हैं हम इनको स्प्रे करते हैं नियर द नॉस्ट्रिल्स, स्प्रे, मैं वर्ड यहाँ पे खा गया हूँ, स्प्रे नियर द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द पर्सन, उस बंदे की नाक के करीब हम स्प्रे करते हैं। जैसे स्प्रे करेंगे ये जीन्स जाएंगे किन सेल के पास, ये जीन्स जाएंगे एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल, गोबलेट सेल्स या म्यूकस सेल, इन तीनों सेल्स के पास वो जाएंगे और जैसे ही वो हमारे ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये लिपोप्रोटीन के वेसिकल जाएंगे, ये इन सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ही इन सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे ये फॉरेन जीन्स अपने आप को एक्टिवेट करते हैं और वो जो लैक ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन क्लोराइड कैरियर है जो नहीं बन रहा था, फिर वो बनना शुरू हो जाएगा और इससे वो जो डिजीज है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अब आपने आउटसाइड द बॉडी, बल्कि आपने क्या किया, बॉडी के अंदर डायरेक्टली जीन्स को इंसर्ट किया, हम इसको बेटा कहते हैं कि इट इज कॉल्ड इन विवो जीन थेरेपी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिस्टिक फिब्रोसिस इज अ लैक ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर ऑफ प्रोटीन ऑफ क्लोराइड आयन, मतलब ये जो बार बार मैं कह रहा हूँ कैरियर से मुराद वो प्रोटीन जो क्लोराइड आयन की अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन करती है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो। जब ये प्रोटीन नहीं होती, ये कैरियर नहीं होता, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होती। हम इसका इलाज कैसे करते हैं, हम इस कैरियर के जो जीन्स होते हैं लिपोप्रोटीन वेसिकल्स के अंदर जैसे ही वो जीन्स उस कैरियर्स के हम डालते हैं, फिर हम उन छोटे छोटे जो वेसिकल्स होते हैं उनको स्प्रे करते हैं नियर द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द पर्सन। ये जो वेसिकल्स होते हैं ये एपिथेलियल सेल्स में हो जाएं, गोबलेट सेल में जाके डिफ्यूज हो जाएं या म्यूकस सेल्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके डिफ्यूज हो जाएं। ये जीन्स जो होंगे ये जब बॉडी सेल्स के अंदर जाके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये कैरियर बनना शुरू हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लोराइड आयन रिस्टोर हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल भी रिस्टोर हो जाएगा। क्योंकि हमने डायरेक्टली जीन को इंट्रोड्यूस किया इनटू द बॉडी, हम इसको कहते हैं बेटा ये इन विवो जीन थेरेपी एंड इट इज कॉल्ड सिस्टिक फिब्रोसिस। इसमें क्वेश्चन है तो प्लीज रू। जल्दी से मेरा बेटा। सर गोबलेट सेल, गोबलेट सेल बेटा वो सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। एक्चुअली म्यूकस सेल्स और गोबलेट सेल्स द सेल्स दैट सिक्रीट द म्यूकस इनसाइड आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। coronary artery angioplasty, coronary artery angioplasty, another disease that is in vivo। ये इन विवो की एक और डिजीज है। इसमें होता क्या है बेटा,
coronary artery can be blocked and cause heart failure. आपको बेटा पता है जो coronary artery होती है it distributes the blood to the heart. अब अगर ये ब्लॉक हो जाए तो फिर बेटा क्या होता है, ये जो सप्लाई होती है ब्लड की हार्ट को वो रुक जाती है। जब ये सप्लाई रुक जाती है तो फिर बेटा क्या होगा कि आपको पता है हार्ट जो होगा फेलियर हो जाएगा। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है एंजियोप्लास्टी, कि हम जो कोरोनरी आर्टरी है उसको एंजियोप्लास्टी के जरिए खोल दें। लेकिन बेटा बाजू का ये फिर से बंद हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, जीन्स फॉर epithelial factor coated over catheter is introduced into coronary artery. लो मेरा जरा बात को और से सुनना है। फॉर एग्जाम्पल ये कोरोनरी आर्टरी ये ऐसे पिचक गई, बंद हो गई। जब ये बेटा ऐसे पिचक जाएगी, ये पहले ऐसे बिल्कुल नॉर्मल है, ये ब्लड की सप्लाई जा रही है, लेकिन ये ऐसे पिचक गई, दैट विल बी हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर। अच्छा, इसको उन्होंने खोला, ये फिर रिपेयर हो गई, लेकिन बेटा ये रिपेयर, खून की रवानी फिर से शुरू हो गई, लेकिन एक्चुअली ये फिर से बंद हो सकती है। ये चूंकि नाजुक पड़ गई, बैंड इसमें पड़ना शुरू हो गया है, ये नाजुक हो गई, ये फिर से बंद होना शुरू हो सकती है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, जरा देखिएगा। वो इसके अंदर एक कैथेटर रखते हैं, जरा देखिएगा, एक कैथेटर रखते हैं मोटा सा। इस कैथेटर के ऊपर जीन्स होते हैं, एपिथेलियल फैक्टर के, जो एपिथेलियम सेल बनाते हैं, इसके ऊपर ये देखना जरा, ये जीन्स को उन्होंने कोट किया हुआ है इस कैथेटर के ऊपर और उसको इसके रिप्लेस कर दिया। अब जैसे ही इस कैथेटर के ऊपर जो रिप्लेस किया तो फिर बेटा क्या होगा, ये मैं इसको वर्ड लिख रहा हूं, इट इज कैथेटर। ये जैसे ही एपिथेलियम सेल बनाना शुरू कर देगा, ये फिर कभी बंद नहीं होगी। अब आपने जीन को इंसर्ट किया इनटू द ऑर्गन डायरेक्टली इनटू द बॉडी, हम इसलिए मतलब इसको कहते हैं इट इज इन विवो जीन थेरेपी। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, अब जरा देखिएगा। मैंने कहा कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी क्या होती है, इसमें कोरोनरी आर्टरीज बाज़ औक़ात ब्लॉक हो जाती हैं, दैट कॉज हार्ट फेलियर। इनको रिपेयर किया जाता है बाय एंजियोप्लास्टी, लेकिन एंजियोप्लास्टी से रिपेयर करने के बावजूद इट कैन ब्लॉक अगेन। जब ये अगेन ब्लॉक हो जाती है और बार बार ब्लॉक होती है तो बार बार हार्ट का प्रॉब्लम आता है। इसको परमानेंटली रिमूव करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने वो एक कैथेटर को यूज करते हैं। कैथेटर का मतलब होता है एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पाइप। इस कैथेटर को वो क्या करते हैं, कैथेटर कोटेड होता है विद एपिथेलियल फैक्टर्स के साथ। वो जैसे ही इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर इसको रखते हैं, वो एपिथेलियल सेल बनाना शुरू कर देता है, और जो एपिथेलियम होती है वैसे रिमेन ओपन, वैसे ओपन रहती है, वो कभी भी फिर बाद में बंद नहीं होती, और ये कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी का मसला हल हो जाता है, क्योंकि हमने जीन को इंसर्ट किया इन डायरेक्ट इनटू द ऑर्गन। हम इसको बेटा कहते हैं इट इज इन विवो जीन थेरेपी। इसमें कोई क्वेश्चन है प्लीज तो आप वो पूछ सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन है प्लीज, ताकि हम आगे बढ़े।
चलें जी, हमारा नेक्स्ट लर्निंग जो पॉइंट है, लर्निंग आउटकम है, दैट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। What are transgenic organisms? You know very well, organisms that are genetically modified. The organisms are known as ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। 4 मिनट रह तो गए हैं, लेकिन चले हम इसमें बैक्टीरिया जरूर कर लेते हैं। आप लोग बेटा बार बार मैसेज कर रहे हैं। The organisms which are genetically modified, such organisms are called as transgenic organisms। और इसमें हम बैक्टीरिया को भी कहते हैं, हम इसमें प्लांट्स को भी करते हैं मॉडिफाइड, हम एनिमल्स को भी जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं। लेकिन चूंकि टाइम कम है, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की ही बात करेंगे कि ट्रांसजेनिक जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे किस काम के हैं। सबसे पहले डिफरेंट बायो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हम हासिल करते हैं। Insect toxins are produced from bacteria। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, हम इनसे इंसेक्ट टॉक्सिन्स फॉर द प्लांट हम इससे हासिल करते हैं। नंबर 3, they can be, ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया can be used as bio filters। हम बायो फिल्टर्स के तौर पर इसको इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर हम इसको बायो फिल्टर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। They can be used to synthesize chemicals like जिसको हम कहते हैं डाइपेस्पार्टेन, जिसको हम डाइपेप्टाइड स्वीटनर का नाम देते हैं, जिसको हम वो कहते हैं ना, जिसको शुगर होती है वो मीठा नहीं खाता, लेकिन शुगर वालों के लिए स्पेशल मीठी जो गोलियां हैं वो अवेलेबल होती हैं, जो अपनी चाय में डालते हैं या अपने पानी में डालते हैं, वो अस्पार्टेम होती है। एक्चुअली वो शुगर नहीं होती, वो डाइपेप्टाइड यानी वो प्रोटीन होती है, वो डाइपेप्टाइड होता है, जिसको एज ए शुगर हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कैन बी यूज्ड एज बायो ब्लीचिंग ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। ब्लीचिंग का मतलब होता है उतार देना, रिमूव कर देना। नंबर 6, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया can be used to clean environment from from oil, crude oil। जब क्रूड ऑयल, आपको पता है जो क्रूड ऑयल होता है उसकी जो शिपिंग होती है वो डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान वो शिपिंग के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो शिप होते हैं वो एक्सीडेंट के जरिए वो टूट जाते हैं और पूरे का पूरा क्रूड ऑयल समुद्र के ऊपर फैल जाता है। तो वो जो समुद्र के ऊपर पूरे का पूरा क्रूड ऑयल फैला है
उसको रिमूव करने के लिए भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम कल इसको स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन हासिल करते हैं, हम एंटीबॉडीज हासिल करते हैं, वो हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से हासिल करते हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इंसेक्ट टॉक्सिन्स, जो हम प्लांट्स ये इस्तेमाल करते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर एज अ बायोफिल्टर, जो स्मोक के अंदर जितने टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। दे सिंथेसाइज डिफरेंट केमिकल्स लाइक अस्पार्टेम, जो डाइपेप्टाइड स्वीटनर, जो डायबिटिक पर्सन होते हैं वो इसको एज अ स्वीटनर यूज करते हैं। ये बायो ब्लीचिंग यानी हम डिफरेंट, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, कोई भी वो जो प्रोडक्ट है उसके अंदर वो ब्लीचिंग का काम करते हैं और ये एज अ बायो ब्लीचर्स के तौर पे काम करते हैं। दे कैन बी यूज्ड टू क्लीन एनवायरनमेंट फ्रॉम क्रूड ऑयल, जो समंदर के ऊपर फैला हुआ क्रूड ऑयल है उसको डिग्रेड करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ लें, वरना फिर इंशाल्लाह हम जब ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करेंगे तो हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी इसके सामने रखेंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे। क्वेश्चन है बेटा तो आप प्लीज पूछ लें। चलें जी, फिर अपना ख्याल रखिएगा। हम इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे कल, इस अपना टॉपिक को भी, और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है एवोल्यूशन कह रहा हूँ, जिसमें हम इकोसिस्टम को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।